अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने पहले जो पिछली वीडियो अपलोड की थी उसमें आर्टिकल नंबर 7.4 में इंथैल्पी के ऊपर पूरा एक लेक्चर आपको दिया था। आज हम फर्दर बात करेंगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आर्टिकल नंबर 7.4.1 के लिए 1 की। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन दोनों के लिए कंपेयर करें तो हमें क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। देखें, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं जिनमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच की साइन नेगेटिव होता है, मगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच की साइन पॉजिटिव होती है। हर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेड के मुकाबले में लेस होती है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में इसका ऑपोजिट होता है कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो होती है वो ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। ये मैंने ग्राफ दो ड्रॉ किए हुए हैं, ये भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसी चीज़ को कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। ये इसके नीचे रिएक्टेंट की इनिशियल एंथैल्पी H1 है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है H2 तो रिएक्टेंट के मुकाबले में प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम हो जाती है। देखें, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए एंथैल्पी ज़्यादा है, तो रिएक्टेंट की ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कम है। डेल्टा एच की वैल्यू दो चीज़ों का डिफरेंस है, H2 माइनस H1। और जब प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम होगी और रिएक्टेंट की ज़्यादा होगी, जाहिर बात है जब हम लेस वैल्यू में से ग्रेटर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होता है तो उसकी एंथैल्पी रिएक्टेंट के मुकाबले में कम होती है, और कम वैल्यू में से जब ग्रेटर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर नेगेटिव में चला जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया है कि वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें रिएक्टेंट लोअर एंथैल्पी पे होता है और प्रोडक्ट ज़्यादा। तो इसमें रिएक्टेंट नीचे है, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोडक्ट की इंथैल्पी कम है मगर यहाँ पे रिएक्टेंट की इंथैल्पी कम है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है तो प्रोडक्ट की इंथैल्पी H2 यानी इसके मुकाबले में रेस कर जाती है। डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव क्यों हो जाता है? क्योंकि डेल्टा एच दो चीज़ों का डिफरेंस होता है, H2 माइनस H1। चूँकि प्रोडक्ट ज़्यादा हायर इंथैल्पी पे है, बड़ी में से जब छोटी वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट लोअर एंथैल्पी पे है और यहाँ पे प्रोडक्ट हाइयर पर है। यहाँ पे डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है और यहाँ पर डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव है। अब हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम सिंबल देते हैं डेल्टा एच के ऊपर नॉट डाल के, जो ये इंडिकेट करता है कि ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर होती है। स्टैंडर्ड कंडीशंस मैंने बता दी हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन का टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम क्या बताते हैं कि एंथैल्पी चेंज से मुराद ये है कि हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, जो भी उसकी वैल्यू। Enthalpy change which occur when certain number of moles of reactant as indicated by balanced chemical equation। अब आपने याद रखना है, जब भी हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उसमें हमें हमारे पास रिएक्टेंट की मुख्तलिफ मोल रेशियो आती है, कोई फिक्स नहीं आती। किसी में 2 मोल्स आ जाते हैं रिएक्टेंट के, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि सारे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हों। किसी रिएक्टेंट के 2 भी मोल्स कंज्यूम हो रहे होते हैं, किसी के 1 भी। जब हम एक रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं तो जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, और स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर जब भी हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं तो स्टैंडर्ड जब लफ्ज आ गया, वैसे तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसी भी कंडीशन पर मेजर कर ली जाती है, लेकिन जब स्टैंडर्ड का वक्त आ जाता है तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि रिएक्टेंट्स को जब हम रिएक्ट करवा रहे हो तो उस कंटेनर का टेम्परेचर आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। जब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेते हुए 25 डिग्री और 1 एटमॉस्फेरिक पे किसी भी रिएक्शन का हीट चेंज, एंथैल्पी चेंज को सिंपली आप हीट चेंज भी कह सकते हैं, इवॉल्व होने वाली हीट या एब्जॉर्ब होने वाली। तो जब हम एक्सपेरिमेंटली इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को मेजर कर रहे होते हैं तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट वही लेने होते हैं जो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो, और रिएक्ट करके कंप्लीटली वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हो, और रिएक्शन वेसल का टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक। अब हीट चेंज तो आप 25 के बजाय 50 पे भी मेजर कर सकते हैं, 20 पे भी, लेकिन फिर वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं रहेगा। जब आपको एग्जाम में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो आपने ये बताना है कि एंथैल्पी ऑफ चेंज विच अकर व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विच आर इंडिकेटेड बाय balanced chemical reaction, they react together to give product under standard conditions, that is 25 degree centigrade temperature and 1 atmospheric pressure।
जब आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मेजर कर रहे होते हैं तो जहाँ टेम्परेचर और प्रेशर का ख्याल रखना होता है, वहाँ पे एक चीज़ और भी जहन में रखनी है कि जो रिएक्टेंट्स आपने लिए हैं रिएक्ट करवाने के लिए, और जो प्रोडक्ट आप जो है फॉर्म करवा रहे होते हैं, उन सब की स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट्स होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट से क्या मुराद होता है? अब देखें, पानी है, पानी को आप बुखारात में भी चेंज कर सकते हैं, वेपर्स में भी। पानी को 100 के बाद बॉईल करवाते रहेंगे तो वो वेपर बन जाएगा। अगर आपने उसको फ्रीजर में रख दिया पानी को, तो वो आइस में भी चेंज हो सकता है। लेकिन रूम टेम्परेचर पे पानी हमेशा आपको लिक्विड ही मिलेगा। तो रूम टेम्परेचर पे जो किसी भी सब्सटेंस की रिएक्टेंट की स्टेट होती है, उसको फिजिकल स्टेट कहते हैं। तो जब आपने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मेजर करना होता है, तो आप सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को किस स्टेट में लेंगे? उनके स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में लेंगे। जो हम इसका यूनिट मेजरमेंट का जो होता है एंथैल्पी का, वो है किलो जूल पर मोल। अब फर्ज करें आप वाटर की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मेजर करना चाहते हैं, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स वो लेने हैं जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इंडिकेटेड है। जैसे कि जब हम रिएक्शन लिखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो हमारे पास 2 मोल्स हाइड्रोजन के यूज होते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन का, 2 मोल्स वाटर, तब ये इक्वेशन कंप्लीट और बैलेंस होती है। अब आप नोट कर रहे होंगे कि मैंने हाइड्रोजन के साथ जी मेंशन किया है, जो कि इसकी गैशियस नेचुरल फिजिकल स्टेट है। ऑक्सीजन भी रूम टेम्परेचर पे गैस है, इसके साथ जी मेंशन किया है। इन दोनों को अगर आप लिक्विड फॉर्म में ले लेते हैं तो फिर वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं रहेगा। आपने इन दोनों की नेचुरल फिजिकल स्टेट्स ली अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही लेना है। 2 मोल्स हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन, यही रेशियो बरकरार रखनी है। 2 मोल्स वाटर, लिक्विड वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, मैंने इसके साथ एल लिखा है, इसी फॉर्म में आपने इसको ऑब्टेन करना है। तो जो इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पर मोल फाइंड आउट होगी, वो -285.8 किलो जूल पर मोल होगी। जाहिर बात है, जब 2 मोल्स होंगे, पर मोल का मतलब है ये 1 मोल के लिए। जब 2 मोल्स के लिए होगा तो इससे वैल्यू डबल हो जाएगी, 3 के लिए होगा तो 3 टाइम हो जाएगी। यूजुअली हम इसको किलो जूल पर मोल ही एक्सप्रेस करते हैं, यानी 1 मोल के लिए। तो ये सारा हमारा कंप्लीट हुआ। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? वो नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इंडिकेटेड हो। नेचुरल फिजिकल स्टेट्स में सब्सटेंसेस को लेना है। रूम टेम्परेचर, जो टेम्परेचर मेंटेन करना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर आपने 1 atm। तो उन कंडीशन पे जो एंथैल्पी चेंज मेजर होकर आएगा, वो किसी भी रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा। फिर आर्टिकल नंबर 7.4.2 में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात की गई है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम डेल्टा एच नॉट एफ का सिंबल देते हैं। एफ स्टैंड फॉर फॉर्मेशन और एच स्टैंड फॉर इंथैल्पी चेंज। इसके लिए भी बाकी सारी चीज़ें वही आपने ध्यान में रखनी है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही होनी चाहिए। 25 डिग्री सेंटी, अब मैंने दोबारा यहाँ पे मेंशन नहीं की, एक दफ़ा पीछे बता दिया है कि स्टैंडर्ड कंडीशन से क्या मुराद है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नेचुरल या स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट्स में होना ज़रूरी है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है कि जब हम किसी कंपाउंड के 1 मोल को फॉर्म कर रहे हो, व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो कि सेम टाइप के एटम से मिलके बना हो। आपने जो भी कंपाउंड फॉर्म करना है वो अपने एलिमेंट से ही फॉर्म करना है। ठीक है, जब आप किसी भी कंपाउंड को के 1 मोल को, ये भी आप आगे पीछे नहीं करेंगे। ठीक है, आप 2 मोल भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, फिर वो स्टैंडर्ड, यानी फिर इसके ऊपर ये सर्कल सा जो छोटा सा आपको नॉट नज़र आ रहा है, इसको नॉट हम बोलते हैं, फिर इस पर नॉट नहीं आप लगा सकते। जब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात होगी तो हमने वो एंथैल्पी चेंज रिकॉर्ड करना है जिसमें आप एक कंपाउंड का 1 मोल फॉर्म कर रहे हो, और फॉर्म भी किससे कर रहे हो? एलिमेंट से। अब देखें, फर्स्ट करें आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो तो CaO ऑब्टेन हो जाता है, CaO। लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड से फॉर्म हो रहा है, अपने एलिमेंट से नहीं फॉर्म हो रहा। ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करेंगे तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं रहेगा। आपने कंपाउंड का 1 मोल फॉर्म करवाना है, अपने एलिमेंट से फॉर्म करवाना है, और स्टैंडर्ड कंडीशंस में करवाना है। इस बात को मैं एग्जांपल के जरिए आपको बताती हूँ कि क्या इससे मुराद है। देखें, अगर आपके पास ये 1 मोल आपने MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्म करवाना है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में आपके 2 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। इनको क्यों एलिमेंट्स बोलते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम के एटम से मिलके बना हुआ है, ऑक्सीजन जो है वो खाली ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना हुआ है। ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो एक ही एलिमेंट से मिलके बने हों, उनको हम एक ही एटम से मिलके बने हों, उन्हें हम एलिमेंट्स कह सकते हैं। ये मगर कंपाउंड क्यों है? क्योंकि ये 2 डिफरेंट काइंड के एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। तो जब हम किसी भी कंपाउंड का 1 मोल अपने ही एलिमेंट से फॉर्म करवा रहे हो, अब अगर आप MgCO3 को हीट करेंगे तो MgO तो तब भी मिल जाएगा आपको, लेकिन फिर वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं रहेगा। अगर आप
MgCO3 को हीट करके डिकम्पोज करवाएं तो MgO तब भी आ जाएगा, लेकिन हीट चेंज जो आएगा उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि बाय डेफिनेशन मैंने बताया है व्हेन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, यानी जो उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स हैं उन्हीं से बन रहा हो, 1 मोल के लिए आपने मेजर करना है, तो 1 मोल MgO का तभी फॉर्म होगा जब आप 1 मोल मैग्नीशियम का लेंगे और हाफ मोल ऑक्सीजन। अगर आप फुल 1 मोल ऑक्सीजन का ले लेते हैं O2, तो 1 मोल 2 ऑक्सीजन के डायटोमिक है, तो फिर यहाँ पर आपको बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 के लिए आ जाएगा। तो इसके लिए आपने सिर्फ हाफ मोल ऑक्सीजन इसलिए लिया ताकि आपके पास 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड का बन जाए। तो डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन की वैल्यू जो मैयर होकर आती है इसके लिए वो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन में हीट एनर्जी इवॉल्व होती है -692 किलो जूल पर मोल। इसी तरह अब ये रिएक्शन है, इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। हमें यहाँ पे हाफ मोल नहीं लेना पड़ा, क्यों? क्योंकि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करवाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे 1 मोल में 1 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 2 है, तो आपको फुल 1 मोल यूज़ करना पड़ेगा। व्हेन 1 मोल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड इट्स एलिमेंट्स, यहाँ पर आप कोफिशिएंट एडजस्ट कर सकते हैं इसके 1 मोल को फॉर्म करवाने के लिए। फिजिकल स्टेट्स मैग्नीशियम की सॉलिड और ऑक्सीजन की गैस है, और MgO जो बनता है वो भी एक सॉलिड आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पे बनने वाला कंपाउंड उसकी नेचुरल फिजिकल स्टेट रूम टेम्परेचर पे गैस है, ये सॉलिड और ये भी गैस है। सारों को अपनी नेचुरल फिजिकल स्टेट्स में मेंटेन करते हुए जो डेल्टा एच नोट एफ आया है वो -393.7 किलो जूल पर मोल है। फिर 7.4.3 में आपको बताया गया है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है। ये हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसीलिए अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। जब ये हम किसी भी रिएक्शन में एब्जॉर्ब होने वाली हीट ऑफ एटमाइजेशन उस वक्त कहलाती है जब हम किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल ऑफ गैशियस एटम्स जो हैं वो फॉर्म कर रहे हो। देखें, हाफ मोल हाइड्रोजन डायटोमिक थी, हमने जब इसको हीट किया तो वो हाइड्रोजन के गैशियस एटम्स में फ्री हो गई, ठीक है। पहले भी गैस ही थी लेकिन उसके पहले वो डायटोमिक स्टेट में थी, अब क्या है, मोनोटोमिक स्टेट में आ गई। तो हम किसी भी चीज़ को के एटम्स अगर फॉर्म करवा रहे हो, कितने मोल्स, 1 मोल, 1 मोल हाइड्रोजन के गैशियस एटम तभी बन सकते हैं जब हम हाफ मोल हाइड्रोजन लें, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक डायटोमिक गैस है। तो हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन को यूज़ करते हुए जब 1 मोल गैशियस एटम्स का हम ऑब्टेन करेंगे तो इस दौरान हाइड्रोजन का जो गैशियस मॉलिक्यूल है, हाफ मोल सैंपल, वो कितनी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके अंदर एच बॉन्ड ब्रेक होंगे 218 किलो जूल। तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन के गैशियस एटम्स में चेंज करवाने के लिए हीट एनर्जी देनी पड़ी, उसको हम हीट ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। तो फिर क्या है ये, when 1 mole of gaseous hydrogen atoms are formed from its element, हाइड्रोजन एक डायटोमिक एलिमेंट है, इसका अगर हम फुल 1 मोल ले लेते तो हमारे पास 2 मोल्स हाइड्रोजन गैशियस एटम आ जाते हैं। एंथैल्पी चेंज तब भी आ जाता है लेकिन फिर वो स्टैंडर्ड ना कहलाता है, स्टैंडर्ड के ऊपर छोटा सा नॉट लगाते हैं। उसके लिए ज़रूरी शर्त यह है कि आपने उतना ही एलिमेंट लेना है कि जो आपको 1 मोल हाइड्रोजन गैशियस एटम दे दे। तो इट इज़ एंथैल्पी चेंज और इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब when 1 मोल of gaseous hydrogen atoms या कोई भी gaseous atoms फॉर्म हो रहे हो, when 1 मोल of gaseous atoms are formed from its element, क्वांटिटी उतनी लेनी है जो आपको 1 मोल gaseous atoms का दे दें, तभी हमने हाइड्रोजन के लिए हाफ मोल लिया। बाकी कंडीशंस वही हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। कौन कौन सी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब when 1 मोल of gaseous atoms are formed from its element under standard conditions is called as standard enthalpy of atomization. नेक्स्ट एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इम्तिहानों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है इसके लिए डेल्टा एच का साइन हमेशा नेगेटिव होता है। ये भी MCQs में बहुत पूछा जाता है। एटमाइजेशन के लिए हमेशा डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है क्योंकि वो हमेशा एब्जॉर्ब होने वाली हीट को रिप्रेजेंट करता है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में हमेशा हीट इवॉल्व होती है, इसलिए हम इसके साथ हमेशा हीट इवॉल्व का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइन फ्रॉम एसिड, ठीक है। स्टैंडर्ड जब हम ले रहे होते हैं तो क्या मस्ट है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइन एसिड का होना चाहिए। किससे रिएक्ट करना चाहिए, 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आइन फ्रॉम बेस टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। देखिए फ़र्ज़ कर लेते हैं हम एसिड और बेस में रिएक्शन करवा रहे हैं, HCl का भी 1 मोल है और NaOH का भी। वाटर में जब इनका एक्वस सोल्यूशन फॉर्म होता है तो ये 2 तरह के आइंस में स्प्लिट हो जाते हैं, हाइड्रोजन आइन और क्लोराइड आइन, और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्प्लिट हो जाता है सोडियम आइन में और हाइड्रोक्सिल आइन में। जब हम इन दोनों एसिड और बेस का वाटर में रिएक्शन करवाते हैं
तो एसिड का हाइड्रोजन आयन और बेस का हाइड्रोक्सिल आयन ये वाटर की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। लेकिन चूंकि पानी बहुत एक्सेस में मौजूद होता है, सॉल्ट जो है वो आयोनाइज फॉर्म में रहते हैं। अब आप देखें घर में भी अगर खाने के नमक में पानी डाल देंगे तो वो सॉलिड स्टेट नहीं रहेगा, बल्कि वो आइंस में फ्री हो जाएगा और उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। तो जब तक पानी इस रिएक्शन में बन रहा होता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन यूनाइट नहीं हो सकते। जब हम 1 मोल एसिड का 1 मोल बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट के आयंस फ्री ही रहते हैं। सिर्फ एसिड का हाइड्रोजन आयन बेस के हाइड्रोक्सिल आयन के साथ क्या बनाता जाता है, वाटर। तो इसमें रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज हम रिकॉर्ड करते हैं वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम कहते ज़रूर हैं, लेकिन वो असल में वाटर की फॉर्मेशन का इंथैल्पी चेंज होता है। तो क्या हमने इस आर्टिकल से कंक्लूड किया कि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, असल में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। ये जो वैल्यू मैंने लिखी है -57.4 किलो जूल पर मोल, ये सॉल्ट की फॉर्मेशन की नहीं है, क्योंकि सॉल्ट पानी की प्रेजेंस में फॉर्म हो ही नहीं सकता। जब तक हम पानी को एवोपरेट नहीं करवाएंगे ये दोनों सॉल्ट्स क्या इन कभी भी यूनाइट नहीं कर सकते। इसीलिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन में आपने सिर्फ किसका वर्ड सुना है, it is the amount of heat evolved when 1 mole of hydrogen ion from acid react with 1 mole of hydroxyl ion from base, क्योंकि इनके आइंस में रिएक्शन सिर्फ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का ही होगा, इन दोनों का रिएक्शन पानी के होते हुए नहीं हो सकता। यहाँ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन में कभी भी सॉल्ट फॉर्मेशन के वर्ड को इस्तेमाल नहीं करें। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व when 1 mole of hydrogen ion from acid react with 1 mole of hydroxyl ion from base to form 1 mole of water. The enthalpy change is called as heat of neutralization of एसिड बेस कह लें या हीट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इसीलिए जितने स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस हैं उनको रैक करवाया जाए तो इस एंथैल्पी चेंज में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एसिड और बेस में एसिड का हाइड्रोजन आयन बेस के हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रैक करता है, सॉल्ट के आयंस फ्री रह जाते हैं और वाटर प्रोडक्ट होते हैं। ये मैंने एक और एग्जांपल आपके सामने शो की है कि अगर आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो NaOH की बजाय और एसिड नाइट्रिक एसिड हो HCl की प्रेजेंस में, तो तब भी यही होगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड कंबाइंड विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन फ्रॉम बेस टू फॉर्म वाटर। और जो इसका नाइट्रेट आयन और इसका पोटेशियम आयन ये फ्री आयंस की सूरत में रह जाएंगे, क्योंकि रिएक्शन में सिर्फ वाटर ही फॉर्म हुआ है 1 मोल में। तो इसकी भी जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी स्टैंडर्ड वो -57.4 के करीब करीब ही होगी। इसलिए इस तमाम स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि हर स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक ही जैसी क्यों रहती है, क्योंकि रिएक्शन हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के दरमियान होता है और सेम ही चीज़ सब में बन रही होती है वाटर, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी सेम ही रहेगी। इसके बाद एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, जिसका साइन देते हैं डेल्टा H0C का, ये जो है वो अमाउंट ऑफ हीट, कंबस्टन रिएक्शंस भी हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, इसलिए हम इसको भी कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज कंप्लीटली बर्न्ड इन एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। कंबस्टन रिएक्शन आप रोज़ घरों पे भी करवा रहे होते हैं, जैसे कि मीथेन गैस है, लकड़ी का जलना है, कोयलों का जलना है, मोमबत्ती का जलना है। जब आप किसी भी कंपाउंड के 1 मोल को ऑक्सीजन की ऑक्सीजन के लिए कोई शर्त नहीं है, कंपाउंड का 1 मोल होना चाहिए। यहाँ पे इथाइल अल्कोहल लिया गया C2H5OH, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके 1 मोल को ऑक्सीजन की एक्सेस के साथ जब आप बर्न करेंगे तो इसके अंदर मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएंगे, और इसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन की वैल्यू -1368 किलो जूल पर मोल है। इन रिएक्शंस में हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, आप सबको पता है। कैंडल जलाएं हीट एनर्जी रिलीज होती है, लकड़ी जलाएं हीट एनर्जी रिलीज होती है। अगर आप मीथेन गैस को सिलेंडर में बंद करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तब भी हीट एनर्जी रिलीज होती है। तमाम कंबस्टन रिएक्शन एक्सोथर्मिक के होते हैं, इसीलिए हम इनके साथ माइनस का साइन लगाते हैं, लेकिन ये वैल्यू बदल जाती है हर कंपाउंड के अकॉर्डिंग। जैसे मीथेन के लिए 890 होती है, इस इथाइल अल्कोहल के लिए -1368 है, लेकिन आपने स्टैंडर्ड मैयर करने के लिए सारे सब्सटेंसेस का स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट्स में लेना जो है ना लेना है लाजमी। और आपने किस वक्त मैयर करनी है, जब आपने एक कंपाउंड के 1 मोल को ऑक्सीजन की एक्सेस में बर्न करना है। इट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज कम्प्लीटली बर्नड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद सबसे आखिरी एंथैल्पी चेंज जो आपके साथ बुक में डिस्कस हुआ है वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि आपने 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का लेना है जो नेचुरल फिजिकल स्टेट में हो, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, सोडियम कार्बोनेट सॉलिड है। आपने उनको बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर में, एक्सेस सॉल्वेंट में उसको डालना है, डिज़ोल्व करना है।
इतना एक्सेस सॉल्वेंट होना चाहिए कि अगर हम उसको फर्दर डाइल्यूट कर भी दें, डाइल्यूट कैसे होते हैं सोल्यूशन, जितना सॉल्वेंट ज़्यादा डालते जाएं सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाती हैं, और जब भी सोल्यूशन को डाइल्यूट किया जाए तो उसमें हीट चेंज आता है। लेकिन आपने इतना हद तक सोल्यूशन को डाइल्यूट कर देना है कि उसके अंदर कोई हीट चेंज आना बंद हो जाए। जब आप ऐसी इतना यानी एक्सेस सॉल्वेंट यूज़ करते हैं और 1 मोल सब्सटेंस का डाल के एंथैल्पी चेंज मेजर करते हैं, तो फिर वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एक्यूरेट मेजर होगा। व्हेन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज डिसॉल्व इन so much solvent that further dilution result in no detectable heat change। आप आमतौर पर एक सोल्यूशन को जितनी बार भी डाइल्यूट करते हैं उसमें हीट चेंज आता है, लेकिन आपने इतना एक्सेस सॉल्वेंट का डालना है कि उसके अंदर अगर डाइल्यूशन हो भी जाए तो कोई मज़ीद हीट चेंज ना आए। ऐसी कंडीशन में जब आप 1 मोल सब्सटेंस को एक्सेस सॉल्वेंट में डाल के हीट चेंज मेजर करते हैं, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसकी वैल्यू दोनों ही हो सकती है, कुछ की एक्सोथर्मिक होती है और कुछ की एंडोथर्मिक। हम दोनों एग्जांपल देख लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड एक सॉलिड सॉल्ट है, वाटर में इसको डिजोल्व करें तो ये सोल्यूशन दे देता है ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ सॉल्ट इनटू अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। इसकी एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आती है 16.2 किलो जॉल पर मोल। इसका मतलब है इसकी हीट ऑफ सोल्यूशन एंडोथर्मिक है। जबकि इसके ऑपोजिट सोडियम कार्बोनेट है, इसके सॉलिड के 1 मोल को वाटर में डिजोल्व किया जाए तो 2 मोल सोडियम आयन और 1 मोल कार्बोनेट आयन का सेपरेट आउट हो जाता है। इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम आयन देता है और कार्बोनेट आयन देता है CO3-2। इसकी डेल्टा एच नॉट की वैल्यू सोल्यूशन के लिए -25 है। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका सोल्यूशन बनते वक्त और आयंस में स्प्लिटिंग होते वक्त वाटर में हीट एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अगेन ये बात सुन लें कि जब भी आपने हीट ऑफ सोल्यूशन मेजर करनी है तो एक्सेस सॉल्वेंट लेना है, इतना एक्सेस कि उसको अगर फर्दर डाइल्यूट कर भी दिया जाए तो उसमें कोई हीट चेंज आना स्टॉप हो जाए। ठीक, तो ये सारे आज हमने किए हैं एग्जामिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन में इनकी ज़रूर डेफिनेशंस किसी ना किसी एक तो इंथैल्पी चेंजेस की पूछी जाती हैं। तो ये सारे एग्जामिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंथैल्पी चेंजेस विद एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन भी होनी चाहिए साथ, उसका डेल्टा एच भी आपको याद होना चाहिए, और डेफिनेशन बहुत प्रॉपर, आपने वर्ड्स आगे पीछे नहीं करने। डेफिनेशंस में किसी किस्म की अपने वर्ड्स इस्तेमाल करने की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छा तरह प्रिपेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि डेल्टा एच को एक्सपेरिमेंटली आप किन किन मेथड से मेजर कर सकते हैं।